हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग में एनालॉजीज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजीज़ के ऊपर है, जो कि पार्ट 1 है। इससे पहले वर्बल रीजनिंग में ही काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना दी है, जैसे कि नंबर सीरीज़, साथ ही साथ लेटर सीरीज़। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि वर्बल रीजनिंग में जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिगर मैंने बना रखी है, ये काफ़ी हद तक एनालॉजी के ऊपर बनी हुई है, पर साथ ही साथ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पिक्चर एनालॉजीज़ में आता है। तो पिक्चर एनालॉजीज़ और एनालॉजीज़ जो वर्बल रीजनिंग में हम पढ़ते हैं वो अलग अलग है। उसकी बात मैं डिटेल आगे करूंगा। तो पहले बात करते हैं एनालॉजीज़ के बारे में। एनालॉजी क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्लेसमेंट प्रिपरेशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट इज reinforced by the fact that it accounts for at least 3 to 4 questions year after year। मतलब हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एनालॉजीज़ के ऊपर। सो जो एनालॉजी है, जिसमें जो एनालॉजी है वो दो तरीके से आ सकती है। एनालॉजी एक हो सकती है हमारे पास वर्बल रीजनिंग, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, और एक होता है पिक्चर एनालॉजी। तो जो पिक्चर एनालॉजी है वो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये जो फोटो है ये एक तरीके से हमारे पास एनालॉजी इन वर्बल रीजनिंग की नहीं है, ये हमारे पास एनालॉजी इन नॉन वर्बल रीजनिंग की है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके लेवल के ऊपर। अगर बहुत मुश्किल पेपर आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी में पेपर दे रहे हैं, फिर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वही 3 से 4 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएंगे। अगर आसान पेपर है तो आसान क्वेश्चन आएंगे, सिंपली आप समझ सकते हैं इस बात को। पर 3 से 4 क्वेश्चन आना, इसका मतलब ये है कि आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी या फिर कोरस्पॉन्डेंस, हैविंग सम सिमिलर फीचर्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों चीज़ें सेम हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलर फीचर्स हैं। सो व्हाट आर verbal analogies? In general, an analogy is a similarity that is drawn between two different but sufficiently similar events। डिफरेंट होंगे बट सफिशिएंटली सिमिलर इवेंट्स पे होंगे, या सिचुएशंस पे होंगे, या सर्कमस्टांसिस पे होंगे। वर्बल एनालॉजी ड्रॉज अ सिमिलरिटी बिटवीन वन पेयर ऑफ वर्ड्स एंड अनदर पेयर ऑफ वर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी बताता है। इस लाइन के बारे में हम आगे समझेंगे। तो हम लोग वर्बल एनालॉजीज में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है मोस्टली: स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी और एबिलिटी टू डिकोड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन द क्वेश्चन। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गुड वोकेबलरी। इसका मतलब क्या है कि डिक्शनरी और वर्ड्स के मीनिंग से अलग आपको सेकेंडरी मीनिंग्स भी पता हो वर्ड्स की। वो क्या होते हैं? इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अदर देन इट्स डिक्शनरी मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल ऑफ फिश ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फिश। तो मतलब आपको वर्ड्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ डिक्शनरी पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो हम लोग आम तरीके से बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सिमिलरिटी बनती है, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आना चाहिए। एक है एबिलिटी टू डिकोड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन द क्वेश्चन। विद हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, enough practice, you can solve analogy based questions with great ease। So हमें अवेयर रहना चाहिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में जो वर्ड्स में हो सकती है, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर। तो इन सब चीज़ों से आप लोग अपनी जो वर्बल एनालॉजीज की जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि वोकेबलरी अच्छी रखें अपनी हमेशा, साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करें।
इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स हो सकती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप विच द क्वेश्चन पेयर ऑफ वर्ड डिस्प्लेस। इफ वी आर एबल टू डिकोड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, we will look to find out the pair of words among the options, so the where first word is a tool for the second and thus reaching the correct answer become easier। मतलब मान लीजिए एक वर्ड है, दो वर्ड है, उसके बाद आपको थर्ड वर्ड दे रखा है और आपको फोर्थ वर्ड बताना है। तो जो इनकी रिलेशन है, इनकी जो आपस में जो भी इनमें सिमिलरिटी बनती है, उस फीचर के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों का आंसर, इसका आंसर बताना है। और यहाँ के पास आपके पास ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4। तो ये बहुत ही एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है, पर हाँ प्रैक्टिस से ही आप इसको जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो एक और मेन चीज़ वो ये है कि जो एनालॉजी है, एनालॉजी में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको टाइप्स, उसमें मेनली ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप्स में, जो कि होती है वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। तो हर किसी के आप नाम से समझ सकते हैं, जिसमें वर्ड्स की एनालॉजी हो, जिसमें नंबर्स की एनालॉजी, जिसमें अल्फ़ाबेट्स की एनालॉजी हो, या जिसमें मिक्स्ड एनालॉजी हो। तो इस वीडियो में जो मेरा मेन है वो मैं बेसिकली सिमिलरली वर्ड्स पे रख रहा हूँ। नंबर की एनालॉजी भी होती है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एनालॉजी है ये सब कुछ वर्बल रीजनिंग की बात इस वीडियो में हो रही है। यहाँ पे पिक्चर एनालॉजी की बात बिल्कुल नहीं हुई है। पिक्चर एनालॉजीज जो होती है वो सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग में आती हैं, तो यहाँ पे उसका कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि एनालॉजी का मतलब वहाँ भी सेम था पिक्चर एनालॉजी में, और यहाँ भी एनालॉजी सेम है, बस जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। तो इसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो एनालॉजी है वो रेफर्स करती है कोरस्पोंडेंस को, जिसका मतलब होता है रीजनिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स विद अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप टू ईच अदर। मतलब जो भी रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी के ऊपर, वो एक पेयर ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट करते हैं विद पर्टिकुलर रिलेशनशिप टू ईच अदर, एंड दिस पेयर इज फॉलोड बाय अनदर 4 पेयर्स ऑफ वर्ड। You have to select one pair in which of the words which have the same relationship to each other as words as given A। तो मान लीजिए हमारे पास A और B 2 वर्ड्स दे रखे हैं, ऑप्शंस उसके बाद हमारे पास C D E F G H I J। तो जो इन दोनों की रिलेशन है, ऐसी ही सेम रिलेशन इन चारों में से, ऑप्शंस में से कौन सी पेयर शो कर रही है, वही हमारे पास नेक्स्ट पेयर होगा, मतलब आंसर होगा। तो अभी शायद हो सकता है आपको उतना क्लैरिटी से समझ ना आया हो, पर हम लोग इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बहुत इजी समझ पाएंगे। मैंने इस वीडियो में भी 5 क्वेश्चंस ही दिए हैं। मैं मोस्टली यही करता हूं कि 5 क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में, और यही मेन जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। पर जो अगर आप थ्योरी पे भी एक बार वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। पर अगर आप इन 5 क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, सोल्व करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप ईज़िली क्वेश्चन कोई भी सोल्व कर पाएंगे, कम से कम उन एग्ज़ाम्स में जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम्स नहीं हैं। क्योंकि फिर अगर बहुत मुश्किल पेपर अगर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सब में से क्वेश्चन आ सकता है। फिर तो नंबर एनालॉजी भी हो सकता है, साथ ही साथ मिक्स्ड और अल्फ़ाबेट एनालॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पर इसमें मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। आफ्टर ऑल ये एक ईजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं आता है इसमें। तो सिंपली हम देखते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, और वो क्वेश्चन है शेफ़ और रेस्टोरेंट। तो शेफ़ और रेस्टोरेंट में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम कितनी पॉसिबिलिटीज़ से रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में आपको शेफ़ मिलता है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं कि शेफ़ इन रेस्टोरेंट लिख सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि जो शेफ़ है वो रेस्टोरेंट में काम करता है, शेफ़ वर्क इन रेस्टोरेंट, ये भी कह सकते हैं हम लोग।
अब इतना थोड़ा बहुत भी अगर हमें क्लियर हुआ तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। डॉक्टर और ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर और ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो सकता है? जहां डॉक्टर की बात हो रही है तो ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है, ये बात सही है। पर क्या रेस्टोरेंट शेफ करता है? नहीं। हाँ, शेफ तो खाना हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे फूड होता या रेसिपी होता, कुछ भी होता, डिश होता, तो शेफ हम कह सकते थे। पर रेस्टोरेंट शेफ नहीं कह सकते। या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल होता, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है। हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर है वो वर्क करता है हॉस्पिटल में। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हमें लग रहा है, तो ये ऑप्शन हम गलत मान के चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है ड्राइवर और कार, इनकी रिलेशनशिप क्या है? ड्राइवर कार के अंदर में बैठेगा, ड्राइवर कार में है, ड्राइवर गाड़ी को ही चलाता भी है, ये भी बात सही है। तो इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? टीचर स्कूल में। तो टीचर स्कूल में होता है, टीचर स्कूल में काम भी करता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ सही हो रहे हैं। ड्राइवर भी कार के अंदर ही होता है, ये बात सही है। और ड्राइवर क्या काम करता है? ड्राइव करता है गाड़ी को। पर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो टीचर इन स्कूल ज़्यादा सही लगता है ऑप्शन। हम राइटर ब्लॉग की बात करें, दोबारा गलत हो जाता है, क्योंकि ब्लॉग राइटर लिखता है, हम ये कह सकते हैं, उस पर काम करता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि कार के अंदर ड्राइवर ही मिलता है या ब्लॉग के अंदर राइटर ही मिलता है, तो हम वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन में अगर हम देखें ध्यान से तो यही ऑप्शन सही हमें लगता है, टीचर वर्क्स इन स्कूल। साथ ही साथ जो ये हमारे पास है शेफ वर्क इन रेस्टोरेंट, तो ऑप्शन सी, अगर हम लोग ऑप्शन ए बी सी देखते हैं तो ऑप्शन सी हमारे पास आता है। ऑप्शन सी आंसर सी। एक्सप्लेनेशन में भी इतना ही है, शेफ वर्क्स इन रेस्टोरेंट एंड टीचर वर्क्स इन स्कूल। तो आप समझ पाए कि ट्रीटमेंट डॉक्टर वाला या ड्राइवर कार वाला और राइटर ब्लॉग वाला क्यों नहीं आए। क्योंकि हमें ये देखना है कि एक स्कूल है तो उसमें कौन काम करता है? टीचर काम करता है, रेस्टोरेंट में शेफ काम करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर काम करता है। तो यहाँ पे हम वर्क को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वर्क कहाँ पे किया जा रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। वर्क्स इन रेस्टोरेंट, टीचर वर्क्स इन स्कूल, ये चीज़ देखी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अगर आप देखें तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये समझने के लिए। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनेगी तभी आपको समझ में आएगा कि आपको स्पेसिफिकली देखना क्या है। जो बिल्कुल सही डेफिनेशन इसकी बनती है ना, वो आपको अप्लाई करनी है। खुद से सोचना नहीं है कि क्या से क्या हो सकता है। आप देखिए ध्यान से कि क्या सही से सही डेफिनेशन बनती है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, स्कल्पचर, देन बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी, हमें एक ए और बी की इनकी रिलेशन दे रखी है। फिर पूछा गया है कि सी और डी की में डी क्या है, ये आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है? हमें इसकी रिलेशनशिप बतानी है, इसकी। तो आर्किटेक्ट और बिल्डिंग, आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग को बनाता है, बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है। सही से अगर हम बोले तो आर्किटेक्ट बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी हम लोग समझ सकते हैं डेफिनेशन इसकी ये होती है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? डिज़ाइन बनाता है बिल्डिंग का, कैसा दिखेगी बिल्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं बिल्डिंग भी बनाता है। साथ ही साथ अब अगला है स्कल्पचर। तो जब हम स्कल्पचर की बात करते हैं तो स्कल्पचर क्या होता है? अगर आप ध्यान से समझते हैं, मैंने आपको कहा था कि वोकैब्युलरी अच्छी हो, तो वो होता है मूर्तिकार। इसको हम लोग स्कल्पचर को कार्वर भी बोलते हैं, हम इसे और भी कई नाम से जानते हैं। तो मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है म्यूजियम। तो म्यूजियम में हमारे पास मूर्तियाँ हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। पर क्या मूर्तिकार म्यूजियम को बनाता है? नहीं, हम नहीं कहते कि वो म्यूजियम को बनाता है।
ये कहीं ना कहीं लगता नहीं सही से कि वो मूर्तियों को बनाता है। साथ ही साथ इसके बाद हमारे पास है स्टोन। तो क्या स्कल्पचर स्टोन बनाता है? नहीं, स्टोन यूज करता होगा मूर्तिकार, पर वो उसको बनाता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगला ऑप्शन हम उसको देखते हैं, वो है चीजल। चीजल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, चीजल छेनी होता है। और ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ सब कुछ क्योंकि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खुद इसको सीखें, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। आपको अपनी वोकैबुलरी, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी होगी। एक छेनी एक टूल होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का होता है ये। थोड़ा सा मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है। काफ़ी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, जो नहीं भी समझ पा रहे हैं वो गूगल ज़रूर करें और चेक करें कि क्या होता है चीज़ल। छीनी बोलते हैं इसे हिंदी में हम लोग, और भी इसके नाम हो सकते हैं, इंसिसाइज़र या फिर चीज़ल, अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका टूल है। ये टूल हो गया, ये रॉ मटेरियल कह सकते हैं, आप लोग म्यूज़ियम में यूज़ करते हैं। पर स्कल्पचर बनाता क्या है? स्कल्पचर जो होता है, मूर्तिकार वो मूर्ति बनाएगा, स्टैच्यू बनाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर स्टैच्यू होगा। इसका आंसर म्यूजियम, स्टोन, चीजल सब कुछ रिलेटेड है, स्कल्पचर से रिलेटेड सब कुछ है। पर रिलेटेड होना मतलब आंसर नहीं है। रिलेटेड मतलब सिर्फ ये है कि वो चीज़ जुड़ी हुई हैं। आंसर वो है जो कि इस रिलेशनशिप को डिफाइन करता हो। तो ये जो रिलेशनशिप है वो बताएगी कि आंसर क्या है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं। ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और इसका आंसर यही है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन भी यही है कि आर्किटेक्ट मेक्स बिल्डिंग, सिमिलरली स्कल्पचर मेक्स स्टैच्यू ईजिली। चाहता तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, उससे भी बहुत 10 सेकंड भी नहीं लगते वैसे तो देखा जाए तो। पर मेरा कहने का मतलब यही है इस वीडियो में कि आप समझ पाएँ कि म्यूजियम, स्टोन और चीज़ल जो सारी की सारी चीज़ें स्कल्पचर से जुड़ी हुई हैं वो आंसर क्यों नहीं बन पाई। ये जो रीज़न था वही मुझे आपको बताना था, ताकि आपका मेन फोकस सिर्फ ऑप्शन पे ना हो बल्कि आर्किटेक्ट और बिल्डिंग वाली जो हमारे पास एक दी हुई रिलेशनशिप है उसको समझ के आप आंसर बताएं, तभी आपका सही ऑप्शन और सही आंसर आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक नया क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कंट्री प्रेसिडेंट, उसके बाद पूछा गया है स्टेट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्री प्रेसिडेंट। तो कंट्री और प्रेसिडेंट की क्या रिलेशनशिप होती है? कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, सीधी सी बात है, जो प्रेसिडेंट की रिलेशनशिप होती है कंट्री के साथ, वही स्टेट में किसका होता है? स्टेट में हमारे पास गवर्नर होता है, ठीक है, स्टेट का गवर्नर होता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी होता है वैसे तो, पर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उतना नहीं लगता है हमें, लॉजिकली साउंड नहीं करता। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम नहीं देखते कंट्री के या स्टेट के। ऐसे तो स्टेट में एमएलएज भी होते हैं, एमपीज भी होते हैं, अलग अलग होता है। लेजिस्लेटर भी हम इस ऑप्शन में नहीं देखते हैं, मिनिस्टर भी नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? वो इसलिए नहीं देखते हैं कि हमें रिलेशनशिप पता लगानी है सबसे पहले इसके बारे में। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? वो हम कह सकते हैं हेड होता है कंट्री का, या फिर नॉमिनल हेड भी आप कह सकते हैं। तो स्टेट का नॉमिनल हेड कौन होता है? वो होता है गवर्नर। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी देश के गवर्नर के बारे में, जो हर स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके बारे में, तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं।
और मोस्टली अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो, बट प्रेसिडेंट वगैरह में डिफरेंस कम से कम देखा जाता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा इसमें ये ना सोचें कि क्या आंसर देना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही क्वेश्चन आना है। तो इसका आंसर जैसा कि मैंने बताया, गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एज सेम एज द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री। तो हमारे पास ए राइट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन में हम यही देख सकते हैं, द प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, सिमिलरली द गवर्नर इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो ये मैं जैसे आपको बताया था कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर काम आएगी, मैं आपको बता सकता हूँ। और जो क्वेश्चंस हैं जितनी आप प्रैक्टिस कर पाएँ वो आप ज़रूर करें। pepbharat.com पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें। pepbharat.com पे सभी तरीके के MCQs मिलते हैं, खासकर एप्टीट्यूड के बहुत ही अच्छे MCQs वहाँ पे हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन आप चाहे एप्टीट्यूड की करें, चाहे रीजनिंग की करें, लॉजिकल रीजनिंग में चाहे आप वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग किसी की भी करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। बेस्ट वेबसाइट है मैं समझता हूँ जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, अगर 50 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में वीडियो में करने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप टाइम दें और खुद से प्रैक्टिस करें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वो क्या हो, उसका आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र और क्वेश्चन मार्क देन राजस्थान। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। मुंबई महाराष्ट्र, जब हम मुंबई और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें मुंबई क्या है, कैपिटल है किसकी, महाराष्ट्र स्टेट की। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क राजस्थान। तो राजस्थान क्या है, स्टेट है, और ये हमारे पास क्या है, कैपिटल है। कैपिटल राजस्थान की सब जानते हैं जयपुर ही है। तो राइट आंसर इज जयपुर। बहुत इजी आपको लग रहे होंगे अब क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस अब आपको समझ में आने लग गए हैं। स्टार्टिंग में जब समझ में नहीं आ रहे थे तो थोड़े से मुश्किल भी लगते हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश की होती है, तो ये आंसर नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की है, चेन्नई तमिलनाडु की है। तो राइट आंसर इज जयपुर। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी लिखें तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। एक्सप्लेनेशन में मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सिमिलरली जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि गवर्नर क्या स्टेट का क्या होता है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको सिटीज़ कैपिटल्स मोस्टली याद रहती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसमें हमारे पास है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर देन कीबोर्ड क्वेश्चन मार्क। तो देखने वाली बात यह है कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, कि फोटोशॉप क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप इज ए सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड क्या होता है। अगर हम लोग एक कंप्यूटर की बात करें, ये माउस हो गया और ये हमारे पास कीबोर्ड हो गया, या आप बटन्स देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या विंडो होती है, नहीं। कीबोर्ड ड्राइवर होता है, नहीं। कीबोर्ड इज़ अ हार्डवेयर। ऑप्शन सही है ना, फिर नन ऑफ दिस। तो कीबोर्ड को हम लोग कह सकते हैं हार्डवेयर। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो हार्डवेयर होता है, इज ए हार्डवेयर। तो इसका आंसर यही हुआ। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए बी सी डी एंड सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में भी आप यही देख सकते हैं कि आंसर सी, फोटोशॉप इज अ सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड इज हार्डवेयर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी वन था, बट फिर भी आप लोग इसको इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया जो गिवन एक रिलेशनशिप है, तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप या पेयर ऑफ जो भी आपको दिया होगा आप उसको इजीली समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे।
तो मैं समझता हूँ कि इन सब वीडियोस में जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उससे आपको फ़ायदा होता होगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस को भी देखते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है। सभी वीडियो की तरह इसमें भी मैंने आपको 5 ही क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बताई, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि मोर देन इनफ होते हैं ताकि आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो पाए टॉपिक से रिलेटेड। इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एनालॉजीज भी देखी, साथ ही साथ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर इन वर्बल एनालॉजीज, व्हाट आर वर्बल एनालॉजीज और एनालॉजीज। तो इस फोटो को आप, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान से समझना कि ये फ़ोटो पिक्चर एनालॉजीज के लिए है। वो अलग बात है कि एनालॉजी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है हर जगह, जस्ट वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल की वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, वीडियो पर लाइक करें। जो भी आपका कोई भी दोस्त या नॉन प्रिपरेशन करना चाहता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो या फिर एप्टीट्यूड हो या फिर वर्बल रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रिपरेशन हो करना चाहता है, तो वो कर सकता है। आप वीडियो को लिंक शेयर करें। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करें। कोई भी आप कहना चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे वो भी कह सकते हैं, मैं पहले उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।